खेती में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। किसान परेशान रहते हैं रोग और कीट के लिए। रोग कम से कम लगें तो उसके लिए पहले ही हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्रीन टीवी में। मैं हूं साबिता ठाकुर और आप देख रहे हैं बातें खेती की। दोस्तों, अपने बातें खेती के पिछले अंक में हमने बताया था चाय की खेती के बारे में। इस अंक में हम बात करेंगे चाय की खेती में लगने वाले रोग और कीट के बारे में, और इसी विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर अवधेश चंद्र शुक्ला जी। आइए शुक्ला जी का स्वागत करते हैं। शुक्ला जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो सर, हमने अपने पिछले अंक में बात किया था चाय की खेती के बारे में। आपने हमें बताया कि चाय की खेती की क्या क्या विधियां होती हैं। अब इस अंक में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जैसे हमारे किसान जो है वो ज़्यादातर चाय की खेती में लगने वाले रोग या कीट से परेशान रहते हैं, तो सबसे पहली बात मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये कीट और रोग ना लगे, इसके लिए वो क्या प्रिकॉशन अपनाए। देखिए, अभी आपने कहा कि किसान परेशान रहते हैं रोग और कीट के लिए। कारण क्या है कि जहाँ ये चाय का एरिया है, आसाम के मैदानी भाग, दार्जिलिंग या हिमाचल प्रदेश, तो ये नमी तो बनी रहती है, बिल्कुल। टेम्परेचर भी लो रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ह्यूमिडिटी रहती है। फंगस कहाँ डेवलप होती है? जहाँ मॉइस्चर होता है और तापक्रम कम होता है। तो स्वाभाविक है कि चाय की खेती में फफूंदी जनित रोग लगना अनिवार्य है जी। अब इसके लिए करना क्या है कि हमारे रोग कम से कम लगें, तो उसके लिए पहले ही हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए। और वो प्रिकॉशन क्या है कि जब हम भूमि की तैयारी कर रहे हैं उसी समय हमको जो भूमि जनित रोग जो हैं, जो फफूंदी भूमि के द्वारा आती है, उस फफूंदी को ही हम पहले नष्ट कर दें। तो उसके लिए जब खेत की तैयारी करते हैं, जुताई करते हैं, उसी समय हमको चाहिए 4 किलो ट्राइकोडर्मा को लेकर के हम 25 क्विंटल गोबर की सड़ी हुई खाद में उसे अच्छी तरीके से मिला करके और ढेर के रूप में 4-5 दिन रख दें जी। उसके बाद जब हम खेत की अंतिम तैयारी कर चुके हैं और पाटा लगाने जा रहे हैं, तो इसको पूरे खेत में बिखेर दें। तो इससे क्या होगा कि जो फंगस जो डेवलप होगी बाद में भूमि से जो उस समय किल हो जाएगी। अच्छा, एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम नर्सरी डालते हैं तो नर्सरी हमें जहाँ इसकी नर्सरी डालनी है वहाँ भी हमको फार्मल्डिहाइड से उपचारित कर लेना चाहिए। नर्सरी का एरिया 4% का घोल बनाया जाता है फार्मल्डिहाइड का, और उससे मिट्टी को अच्छी तरीके से सेचुरेट कर देते हैं। तो वहाँ भी जो है उस नर्सरी के में जो प्लांट्स हमारे तैयार होंगे उनमें किसी तरीके का फफूंदी का नहीं असर प्रभाव नहीं होगा। अब उसके बाद जो हम बीज लेते हैं, बीज को भी हमें शोधित कर लेना चाहिए। और बीज को शोधित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1 किलो बीज के लिए लेकर के और उसको अच्छी तरीके से उपचारित करें। उपचारित करने के लिए हमें करना क्या है कि जो हमने बीज लिया है उसको हल्का सा वॉश करके और उसके ऊपर दवा डालते चले जाते हैं और उसको खूब चलाते हैं, तो वो बीज अच्छी तरीके से बीज पर लग जाती है। तो ये प्रिकॉशंस तो मतलब कि सर, भूमि की पहले हम लोग पहले ही बचाव कर लें कि भूमि जब आप तैयार कर रहे हैं तो उसी वक्त उसका ध्यान दें ताकि कोई फफूंदीजनक रोग ना लगे। फिर उसके बाद आप बीज को उपचार कर लें, और अगर इसकी नर्सरी है तो नर्सरी को भी उपचार करें। तो मतलब कि हर पहले स्टेज से लेके और नर्सरी तक, जब तक आप प्लांटेशन नहीं कर रहे हैं तब तक आपको हर स्टेप पे उपचारित करना है उसको। देखिए, अगर आपने इतना कर लिया, भूमि उपचार भी कर लिया है, नर्सरी में भी हमने उपचारित कर लिया, बीज भी उपचारित कर लिया है, तो स्वाभाविक है कि अगर रोग लगेंगे भी तो 25% से ज़्यादा नहीं लगेंगे। मतलब उसकी मात्रा कम हो जाएगी। मात्रा बहुत कम हो जाएगी। अब अगर रोग लगते ही हैं और तो ऐसी दशा में उन रोगों का निवारण करने के लिए अलग अलग रोग जो हैं उनकी पहचान होनी चाहिए कि कौन सा रोग है और उसका क्या उपचार है। जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा रोग है, हमने कह दिया, नाम ले दिया कि ब्लास्टर ब्लाइट हमारा रोग लगा हुआ है। अब किसान क्या जानता है कि ब्लास्टर ब्लाइट होता क्या है,
जब तक उसको ये पता न चले कि ब्लास्टर ब्लाइट जो है इसकी ये पहचान है, तब उसका हम निदान कर सकते हैं। तो ये सबसे पहला रोग जो है वो हमारा है ब्लास्टर ब्लाइट जी। और है क्या ये फफूंदी जनित रोग है, क्योंकि मैं फफूंदी के बारे में अभी बता ही चुका हूँ प्रिकॉशन पहले लेने के लिए। ये फफूंदी जनित रोग है और विशेषकर ये कब होता है, जब बादल बहुत होते हैं और वातावरण नम और ठंडा होता है। मतलब वर्षा होने की संभावना जब हो जाती है तब बादल हो जाते हैं, वातावरण नम हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है और टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तब इस रोग का जो है लगना भयंकर बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसके जो स्पोर होते हैं वो हवा के साथ उड़ते हैं। अच्छा। तो हवा के साथ उड़ने की वजह से एकदम ये बहुत तेज़ी से जो है तेज़ी से फैलता है। अच्छा, ये कहाँ होता है? सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा जो छटाई करते हैं, हर साल छटाई करनी पड़ती है। तो जैसे ही हम छटाई करते हैं तो जो नए सूट्स निकलते हैं वो कोमल होते हैं, बस उन्हीं पर इसका फफूंदी का अटैक शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से ये विशेषकर कहाँ होता है, ज़्यादातर ये जो है ब्लास्टर ब्लाइट दार्जिलिंग में बहुत तेज़ी से लगता है। अच्छा। इसका स्पेशल एरिया जो है वो दार्जिलिंग है और आसाम के मैदानी क्षेत्र, ये दोनों क्षेत्रों में ये सबसे ज़्यादा बीमारी लगती है। अब इसके उपचार के लिए ये है कि जब मौसम ख़राब हो जाए तो जो हम चाय की खेती के लिए जो हम शेडो वाले प्लांट्स लगाते हैं उनकी छटाई करें, ताकि थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए, ताकि पौधा जो है धूप मिलेगी तो टेम्परेचर उसमें कुछ डेवलप होगा और टेम्परेचर से फफूंदी अपने आप नष्ट होती है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक रसायन होता है, इसका 2% का सॉल्यूशन बना करके और उसको जो हम छिड़काव करें तो इस बीमारी से हमें निजात मिल जाएगी। तो दोस्तों, अपनी फसल को इस बीमारी से बचाने के लिए आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का इस्तेमाल करें। तो शुक्ला जी, आगे आपसे और जानेंगे अलग अलग रोगों के बारे में, लेकिन फ़िलहाल दोस्तों यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। तने के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं ये टिश्यूज़ को ही नष्ट कर देती है और उसके बाद इसकी पहचान ये है कि काले धब्बे, तने पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं और पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। और चूंकि इसके टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो गए और काले धब्बे पड़ने तक की स्थिति में ये पहुंच गया तो उसके बाद पूरी झाड़ी की झाड़ी खराब सूखने लगती है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाय की खेती में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। शुक्ला जी, अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने कुछ रोगों के बारे में बताया। अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि और कौन कौन से रोग हैं जो हमारे किसानों के दुश्मन होते हैं। देखिए, दूसरा रोग है ब्लैक रॉट जी। और ये ब्लैक रॉट जो है ये बीमारी फंजाई कार्डकम से शुरू होती है जी। और ये पहले क्या होता है, ये पत्तियों पर दिखाई देती है और धीरे धीरे ये पूरे उस पर पौधे पर छा जाती है। तो इसके लिए करना क्या है कि जैसे उसमें हमने बताया था कि ऊपर की जो छाया है उस छाया को कम करें और छाया को कम करने के बाद फिर अगर हमको कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का सॉल्यूशन अगर हमने डाला है तो हमको फिर डाइथेनियम 45 का इस्तेमाल करना चाहिए। तो डाइथेनियम 45 का जो हम इस्तेमाल करेंगे वो 2 ml पर लीटर के हिसाब से, यानी अगर 1 हेक्टर हमका चाय का गार्डन में अगर 1 हेक्टर में हमको छिड़कना है तो हमको 2 लीटर लेकर के और 800 से लेकर के 1000 लीटर पानी में घोल करके और इसका हम छिड़काव करें। तो इस तरीके से ये दूसरी बीमारी जो है ये भी निजात मिल सकती है और ये भी फफूंदीजनक बीमारी है। उसके बाद आती है जो तनों में लगती है। ये तो पत्तियों पे ऊपर पत्तियों में थी, अब इसमें तनों में भी बीमारी लगती है। तो तनों में जो बीमारी लगती है वो उसका नाम है ब्लैक कैंकर एंड थ्रोनी स्टेम ब्लाइट। तो ये जो बीमारी है ये इसमें होता क्या है कि ये तने जो हैं कोमल तने होते हैं, उनके ऊपर ये छिद्र कर देते हैं, ऊपर ये जो है लगती है और ये खासकर जो है दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर इसका जो है असर ज़्यादा है, प्रभाव देखा गया है।
तो इसके उपचार के लिए हमें क्या करना है कि जो कटा हुआ भाग है जहाँ से ये हमारी बीमारी पौधे के अंदर जाती है, तुरंत वहाँ पर या तो पेस्ट लगा दें हम, एक चौपटिया पेस्ट करके रसायन आता है, उस चौपटिया पेस्ट को उस पर लगा देना चाहिए, और नहीं तो फिर दवाई का छिड़काव करें। तो दवाई का छिड़काव करने के लिए भी हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई भी जो अगर हमको मिल जाता है तो उसका छिड़काव कर देना चाहिए। और उसके बाद जो है ये इसके रोकने के लिए जो है ट्राइकोडर्मा का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। और जो ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करते हैं वो हमारा जो है वो ट्राइकोडर्मा स्पोर सस्पेंस होना चाहिए, और वो उन पर पौधों पर इसका छिड़काव कर देना चाहिए। उसके बाद चौथी बीमारी आती है रेड रस्ट। अच्छा। और ये रस्ट जो है ये बीमारी भी तने की बीमारी है, और ये कौन से तनों पर लगती है? जो कोमल नए तने निकलते हैं, यानी पहले शूट्स बनते हैं, शूट से फिर तना बनते हैं, तो तना बनते समय ये बहुत जो कोमल तना होते हैं उन पर ये लगती है। और ये इस पर होता है कि इसके जो टिश्यूज़ हैं, तने के अंदर जो टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ को ही नष्ट कर देती है। और उसके बाद इसकी पहचान ये है कि काले धब्बे, तने पर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं, और पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो जाती हैं। और चूंकि इसके टिश्यूज़ डिस्ट्रॉय हो गए और काले धब्बे पड़ने तक की स्थिति में ये पहुंच गया, तो उसके बाद पूरी झाड़ी की झाड़ी खराब सूखने लगती है। तो इसके उपचार के लिए भी डाइथेनियम 45 या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 2 ml पर लीटर या 2 लीटर पर हेक्टर के हिसाब से 1000 लीटर पानी में घोल करके, और इसका। तो सर इन दवाइयों को किसान कहाँ से आसानी से पा सकता है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया, क्योंकि बाद में जो है फिर किसान को ये होता है कि अब हम दवाई लाएं कहाँ से, परेशान हो जाता है। तो देखिए, दवाई के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से जिला कृषि अधिकारी की एक पद होता है, वैसे ही कृषि रक्षा अधिकारी का भी एक पद होता है, ऑफिसर। पूरा ऑफिस मेंटेन होता है, जिनके अंडर में जगह जगह पर तहसील स्तर पर दुकानें गवर्नमेंट की लगी हुई हैं। अच्छा। जो इन दवाइयों को उपलब्ध कराती हैं। तो क्या सर गवर्नमेंट के दवाइयों के स्टोर से ही लेना चाहिए, या फिर वो कहीं बाहर से भी ले सकता है? तो दवाई वहीं से लेनी चाहिए जिस पर विश्वास हो, या गवर्नमेंट से अप्रूव्ड दुकान हो, क्योंकि जो जितनी दुकानें जो होती हैं इनका सबका लाइसेंस होता है, और इसका नियंत्रण करता है जिला कृषि रक्षा अधिकारी। तो उसके नियंत्रण में जब रहता है तो उसमें चूँकि बहुत ज़्यादा सख्ती है, धारा 3/7 के अंतर्गत अगर अल्ट्रेशन मिल जाता है तो 6 महीने की जेल भी हो जाती है। तो इस डर की वजह से जो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड दुकानें हैं, जिनके पास लाइसेंस है, उनसे ही उम्मीद की जाती है कि दवाई गलत नहीं बेचेंगे। और दूसरे जो सीधा ही जिला कृषि रक्षा अधिकारी के अंडर में जो गवर्नमेंट की ही सीधी हैं, उनसे अगर लेंगे तो आपको शुद्ध मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल शुक्ला जी, आगे भी आपसे जानेंगे, लेकिन दोस्तों फिलहाल हमारे कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे इसके कीटों के बारे में। कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बातें खेती की। इसके लार्वा की पहली स्टेज ये पहचान है। इसके जो लार्वा होते हैं, यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो पहली स्टेज वाले तो आपको मिलेंगे पत्ती के ऊपर, और जो दूसरी स्टेज में जब कुछ बड़े हो जाते हैं, दूसरी स्टेज में होते हैं, तो ये पत्ती के नीचे चले जाते हैं, और पत्ती के नीचे जाकर के फिर वहाँ जाकर के रस चूसना शुरू कर देते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बातें खेती की में। दोस्तों हम बात कर रहे हैं चाय की खेती में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। शुक्ला जी, ब्रेक पर जाने से पहले हमने जाना कि कौन कौन से रोग लगते हैं चाय की खेती में। कुछ रोग और भी शेष बाकी हैं जिनके बारे में आपसे मैं जानना चाहूँगा। देखिए, अभी हमने पत्ती के रोग बताए, फिर तना के रोग बताए। कुछ रोग ऐसे भी हैं जो जड़ में लगते हैं। जैसे हमारा पहला है चारकोल स्टम्प राट। चारकोल स्टम्प रूट जो होता है, उसके बाद ब्राउन रूट राट होता है, और एक ब्लैक राट होता है। ये तीनों बीमारियां जो हैं जड़ में ही लगती हैं, और तीनों के करैक्टर्स करीब करीब एक ही से होते हैं कि जड़ को ये गला देते हैं और पौधा का पौधा पूरा झाड़ी की झाड़ी बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो हमने भूमि का उपचार करते समय ट्राइकोडर्मा डाला था, उसी ट्राइकोडर्मा को हम फिर इस्तेमाल करेंगे। और हम क्या करेंगे कि हम
हम 4 किलो ट्राइकोडर्मा ले करके और फिर 25 किलो गोबर की सड़ी हुई खाद में मिला करके और दोबारा जड़ों में डाल करके निकाई गुड़ाई कर देंगे और हल्की सी सिंचाई कर देंगे। तो इस तरीके से जो रोग हैं, पत्ती के रोग, तने के रोग और जड़ों के रोग, और इनका हमने मैं उपचार बता दिया। अब बात आती है कि रोग के बाद कीट। तो इसमें चाय में कीट भी बहुत लगते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कीट है वो है मिलीबग, और ये जो है ये कांगड़ा घाटी हिमालय प्रदेश, जो हिमाचल प्रदेश है उसमें ये सबसे पहले देखा गया नुकसान करते हुए। हाँ, और ये कीट की पहचान क्या है कि गहरे भूरे रंग का ये कीट होता है, और ये इसके जो निम्फ और प्रौढ़ दोनों ही नुकसान पहुंचाते हैं। और ये क्या करते हैं कि जो हमारे जो मुलायम शूट्स, जो किल्ले निकलते हैं, उनकी शाखाओं, कलियों और पत्तियों का रस चूसते हैं। हाँ, सकिंग जो इंसेक्ट हैं, ये कटिंग इंसेक्ट नहीं है। रस चूसते हैं, तो रस चूसने से क्या होता है कि धीरे धीरे क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है और पौधा सूखना लग जाता है। और ख़ासकर चूँकि चाय में पत्ती का ही इम्पॉर्टेंस है, पत्ती हम तोड़ते हैं, उसी से चाय बनाते हैं। अगर उसी का रस चूस लेंगे तो बचेगा क्या? खत्म हो गई तो उसमें हमें अगर पौधा हरा भी बना रहे तो उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होना है। तो अब होता क्या है, ये रस चूसते हैं और रस चूसने के बाद फिर मध्यस्राव करते हैं। तो मध्यस्राव करने से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है, पूरा पौधा का पौधा ही नष्ट हो जाता है। तो इसके उस उपचार के लिए सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, और उसका अगर छिड़काव करते हैं तो उससे ये बंद हो, आपका निदान हो जाएगा। दूसरे ये है कि जब हम भूमि की जुताई करते हैं तो ये सुरंगें बना लेते हैं, टनल्स बना लेते हैं। तो उन टनल्स को ख़त्म करने के लिए हमें करना क्या है कि हम क्लोरोपारीफास लेकर के उसको भूमि में इस 4% का सॉल्यूशन बनाएं और उससे मिट्टी पूरी तरह कर दें। और अगर हम ये नहीं ऐसा करते हैं तो भूमि को आखिरी बार में जब हम जुताई कर रहे हैं तो मैलाथियान डस्ट आती है, लिक्विड में भी आता है, डस्ट में भी आता है। तो मैलाथियान डस्ट 5% वाली जो है 25 किलो लेकर के 1 हेक्टर में बुरका करके और पाटा लगा दें, तो उससे फिर जो है ये मिलीबग नष्ट हो जाती है। उसके बाद दूसरी कीट आता है थ्रिप्स। ये भी रस चूसने वाला ही कीड़ा है, भुनका टाइप का होता है, ये बहुत छोटा होता है, और ये ट्रॉपिकल एशिया में जो है विशेष रूप से पाया जाता है। और इसके लार्वा की पहली स्टेज, ये पहचान है, इसके जो लार्वा होते हैं यानी छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो पहली स्टेज वाले तो आपको मिलेंगे पत्ती के ऊपर, और जो दूसरी स्टेज में जब कुछ बड़े हो जाते हैं, दूसरी स्टेज में होते हैं तो ये पत्ती के नीचे चले जाते हैं, और पत्ती के नीचे जा कर के फिर वहाँ जा कर के रस चूसना शुरू कर देते हैं। और फिर जब ये रस चूसते हैं तो स्वाभाविक है कि वो धीरे धीरे पत्ती जो है हमारी पीली पड़ने लगती है। और इनके जो मादा होती हैं, ये मादा अंडे ही ऐसी जगह पर देती हैं कि जिसमें हमारे जो उनके बच्चे हैं छोटे, उनको कहीं माइग्रेट ना करना पड़े। जो मुलायम जगह होती है वहीं पर उसके अंडे देते हैं और उसी अंडे से निकल करके और ये चूसना शुरू कर देते हैं। तो इसके उपचार के लिए भी हमको चाहिए कि हम मैलाथियान जो लिक्विड आता है उसका 2% का सॉल्यूशन बनाएं, या 2 ml पर लीटर के हिसाब से हम ले करके और हम इसका छिड़काव करें, या हम ये कहें कि 2 लीटर ले करके 1000 लीटर पानी में घोल करके 1 हेक्टर के लिए छिड़काव करें, तो उससे हमारा इसका निदान हो जाता है। अब उसके बाद आता है ब्लैक टी एफिड, जिसे कहते हैं माहू भी कहते हैं, लेकिन ये जो चाय वाला माहू होता है ये भूरे रंग का या काले रंग का होता है। जैसे सरसों में लगता है वो हरे रंग का होता है, लेकिन इसमें जो लगता है ये भूरे रंग का या काले रंग का होता है, और ये भी रस चूसता है। तो इसके लिए भी क्या करना है कि नीम का तेल जो है वो 4% का सॉल्यूशन बना करके और हमको छिड़कना चाहिए, तो उससे ये जो है पूरा का पूरा हाँ, क्योंकि बहुत तेज़ी से बढ़ता है तो पूरा का पूरा एकदम समाप्त भी हो जाता है। और अगर नीम का तेल अगर नहीं मिलता है तो फासेलोन एक दवा आती है 35%, और उसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से घोल करके हम इस दवा को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आता है लीफ रोलर,
जो पत्ती को ही मोड़ देता है। तो करता क्या है, ये पहले तो ये पत्ती में पर आया और उसके बाद ये पत्ती को गोल कर लेकर उसके भीतर रहता है और रहते वहाँ ही रहने के बाद, और इसकी पहचान क्या है, ये हरे रंग का होता है। अच्छा, हरे रंग का ये होता है, हाँ कैटरपिलर है और ये गहरे हरे रंग का होता है और इसमें रह कर के जो है अपना ये भोजन करता रहता है। तो अब इसका उपचार क्या है, नीम से बने हुए जितने भी पेस्टिसाइड हैं वो उनको इस्तेमाल करें। और नीम के पेस्टिसाइड इस्तेमाल करने से, चूँकि हम स्प्रे करते हैं तो पत्ती के भीतर भी जो जाएगा तो उससे ये समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर आता है दीमक। जी, दीमक एक ऐसी समस्या है कि ये झाड़ी होती है और कई साल तक चलता रहता है, तो इसमें जड़ों में दीमक लगने की संभावना बनी रहती है। तो इसके लिए हमको करना क्या है कि क्लोरोपाइरीफास को जब हम सिंचाई करें तो 4 लीटर पर हेक्टेयर के हिसाब से पानी, सिंचाई का जो पानी है उसके साथ हम मिला करके, पानी जो पानी जा रहा है नहर मतलब गूल से पानी जा रहा है, उसमें हम धीरे से एक किसी बर्तन में, कच्चे बर्तन में नीचे चेन करके और उसमें भर देते हैं। वो बूंद बूंद पानी के साथ गिरता रहता है और उससे सिंचाई होती है, तो वो पानी में सारे उसमें जो है पहुंच जाता है पानी और उससे दीमक की समस्या का समाधान हो जाता है। जी बिल्कुल। और एक जो मैदानी भागों में जो और ज़्यादा लगता है वो है ग्रास हापर। और ये ग्रास हापर जो है ये भी, इसके लिए भी यही है कि या तो क्विनालफास का स्प्रेइंग कर दें हम, और या फिर क्लोरोपाइरीफास जो है 25% EC का लेकर के और 2 ml पर लीटर के हिसाब से इस पर हम छिड़काव करें। क्योंकि ये ग्रास हापर जो है ये सकिंग इंसेक्ट नहीं है, ये है कटिंग इंसेक्ट। ये पत्ती को ही काट करके खा जाता है, पूरी पत्ती साफ कर देता है। तो इसलिए इसमें जो है क्विनालफास का इस्तेमाल करना बहुत आवश्यक। तो इस तरीके से आप रोग और कीटों से निदान पा सकते हैं। जी बिल्कुल। शुक्ला जी, आप स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी जानकारी, इतनी अहम जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। तो दोस्तों, आज के अंक में हमने आपको बताया चाय की खेती में लगने वाले रोग और कीट के बारे में। आगे भी आपसे मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार।